हेलो बच्चों। बेटा हमने कल स्टडी किया था अबाउट सेल्फ इंडक्शन और वहाँ से हमने आंसर दिया था कि सेल्फ इंडक्शन किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जो उस कॉइल में करंट को इंक्रीज होने से और करंट को डिक्रीज होने से अपोज करे बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इट इटसेल्फ। तो किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच it oppose any change in the strength of current by inducing an EMF in it itself। करंट इंक्रीज होगा तो उसको अपोज करेगी और करंट डिक्रीज होगा तो उसको अपोज करेगी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में उस कॉइल के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा है और उसी की वजह से EMF प्रोड्यूस होगी। और उसके बिहाफ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी जो हमारी आई थी म्यू नॉट n square A upon में L। and now we have mutual induction। अब सेल्फ और म्यूचुअल, सेकेंड वन इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो बच्चों म्यूचुअल जैसा कि हमें पता लग रहा है इसके नाम से ही, सेल्फ खुद का, म्यूचुअल शेयरिंग। इसमें बच्चों हमारे पास दो कॉइल हैं। यदि हम प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को फ्लो करते हैं तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से यहां तो ईएमएफ होगी ही होगी, लेकिन अब हमें इसके इफेक्ट की वजह से सेकेंडरी पे क्या चेंज आएगा। तो आंसर है कि जैसे ही हम की प्रेस करते हैं बेटा तो करंट कुछ टाइम लेगा इस प्राइमरी कॉइल में अपनी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने के लिए। सपोज हमने मान लिया 2 सेकेंड्स, लेकिन 0 से 2 सेकेंड तक क्या है, लगातार करंट इंक्रीज हो रहा है और इस कॉइल का अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा कुछ इस तरह से। और उन फील्ड लाइनों का इफेक्ट जब सेकेंडरी पे होगा तो सेकेंडरी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लिया हुआ है ये हमें डिफ्लेक्शन देगा और ये डिफ्लेक्शन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। कब? जब प्राइमरी में करंट मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसकी को रिलीज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन वो जो डिफ्लेक्शन होगा वो पहले के केस से अपोजिट होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास दो कॉइल की प्रॉपर्टी है बेटा, जिसमें यदि हम किसी भी एक में करंट फ्लो करते हैं तो उसके इफेक्ट से दूसरे के अंदर जो है ईएमएफ वो प्रोड्यूस होगी। यदि हम यहां पर एक बल्ब लगा देते हैं बच्चों तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये हमारा जो इफेक्ट है दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हमने म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया है। सो वी कैन से म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोज एनी चेंज in the strength of current flowing through the other by inducing an EMF। Mutual induction is the property of two coils by virtue of which each oppose any change in the strength of current। each जो है वो क्या हो करेगा बेटा, अपोज करेगा strength of current को flowing कब, by developing an EMF। प्राइमरी में करंट फ्लो करते हैं तो सेकेंडरी में EMF होगी जो प्राइमरी के करंट को अपोज करेगी। उल्टा यदि सेकेंडरी में करंट फ्लो करते हैं बेटा तो प्राइमरी में उसकी वजह से ईएमएफ होगी और वो उसके अपोज करेगी। तो ये हमसे कहना चाह रहा है इसके अंदर। तो सेम उसी तरह से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसमें कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। अब बड़े ध्यान से देखें बेटा, यही सेम रिलेशन हमने लिखी थी सेल्फ इंडक्शन के अंदर, फाई डायरेक्टली आई, क्योंकि वहां पर एक सिंगल कॉइल था और सिंगल कॉइल था तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फाई 1 डायरेक्टली I1 या फाई P डायरेक्टली IP, मतलब जिसका फ्लक्स उसी का करंट। लेकिन बच्चों यहां पर फाई डायरेक्टली जो आई है एक्चुअल में ये फाई 1 या I1 या फिर ये कहें फाई 2 या I2 नहीं है बेटा, ये क्या है, ये फाई S डायरेक्टली IP के होगा बच्चों। पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, फाई S मतलब सेकेंडरी का जो फ्लक्स होगा वो प्राइमरी के करंट पे डिपेंड करेगा, ये इसका मतलब है। तो इसको SP लिख दो, चाहे आप सेकेंडरी प्राइमरी या सेकंड कॉइल और फर्स्ट कॉइल नाम डाल दो, जैसा भी आपको इजी लगता हो। इसको फाई 2 सेकेंडरी का फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, I1 प्राइमरी के करंट के प्रोपोर्शनल है। और दोनों में ग्राफ प्लॉट करेंगे हम बच्चों तो क्या मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो हमें ऑब्टेन होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये खाली फाई ना होके ये फाई 2 है और ये I1 है, या ये फाई S है और ये हमारा IP कहलाएगा बेटा। और यहां जो डायरेक्टली को हटा के हमने कांस्टेंट लिया, जैसे वहां L लिया था यहां पर है M।
m is constant of proportionality and is called coefficient of mutual induction और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट, जिसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दिया गया है किन्हीं भी दो कॉइल्स के लिए। अब यदि बेटा I की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं यूनिटी, तो उस केस में हम इस m को डिफाइन कर सकते हैं जो कि न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। सो द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स is numerically equal to the amount of magnetic flux, the amount of magnetic flux linked with one coil when unit current flow through the neighboring coil। क्या फिर से, coefficient of mutual induction जो बेटा टू कॉइल्स का is numerically equal to amount of magnetic flux linked with the one coil when a unit करंट फ्लोइंग थ्रू दी नेबरिंग कॉइल। देखो स्टेटमेंट में भी यही बात आ रही है क्या, कि जो फ्लक्स लिंक हो रहा है किसी वन कॉइल में वो प्रोपोर्शनल बराबर किसके है, म्यूचुअल इंडक्शन के है। कब, जब नेबरिंग कॉइल के अंदर करंट कितना है, यूनिटी है। तो यहां से मिला फाई इक्वल टू एम आई, और हमें पता है बेटा ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यदि हम इस फाई की वैल्यू को यहां रख दें तो यहां से और m बाहर ले लें तो E आ जाएगा माइनस में m डी आई बाई डी टी। देखो सेम रिलेशन है, वहां पर आया था E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहां पर आ गया बेटा माइनस m डी आई बाई डी टी। और सेम यहां से भी हम कह सकते हैं कि यदि डी आई बाई डी टी हमारा 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो उस केस में E बराबर m की होगी। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन वन कॉइल when rate of change of current through the other is unity। जब करंट में जिस रेट से चेंज आ रहा है बेटा वो क्या हो, यूनिटी हो, तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं यहां से। अब बात आती है बेटा ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है m, और इसके साथ साथ इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी। तो आंसर बेटा इसकी यूनिट वही होगी जो किसकी थी, L की थी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह जो भी है वो सेम होगा जो किसका था, एल का था, दैट इज हेनरी। तो इसकी यूनिट भी बच्चों हम क्या लेंगे, दैट इज हेनरी ही लेंगे यहां से, जैसे हमने लिया। तो यहां से हम लिखा द एसआई यूनिट ऑफ एम इज हेनरी। इसकी जो यूनिट है बेटा वो हम हेनरी लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। अब इसको 1 हेनरी का नाम कब देंगे बच्चों, व्हेन द करंट चेंजेस एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन EMF ऑफ 1 वोल्ट इन द अदर कॉइल। यहां से बेटा हमारे पास जो वैल्यू होगी एम की वो कितनी आएगी, E अपॉन में माइनस डी आई बाई डी टी। E 1 वोल्ट, डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड, M 1 हेनरी। अब बात जो आती है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट वन इज ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, कि हमने दो कॉइल को जो सेटअप किया हुआ है किस तरह से सेटअप किया हुआ है। ज्योमेट्री मतलब कहने का ये है कि हमने उन दोनों कॉइल को ऐसे रखा हुआ है, एक को ऐसे रखा हुआ है, एक को ऐसे रखा हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से हमने उन कॉइल को प्लेस्ड किया हुआ है। सो फर्स्ट वन इज ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, सेकेंड वन इज साइज ऑफ कॉइल, कॉइल का साइज कैसा है, उनकी शेप कैसी है, वहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितनी है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच द कॉइल्स आर बाउंड, जो हमने कल बात की थी, आयरन लिया था और उस आयरन के ऊपर हमने लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स को, वायर्स को अटैच किया था। तो ये उन पैरामीटर पे भी डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, इस पे भी डिपेंड करेगा। और इसके साथ साथ रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द टू कॉइल्स, ओरिएंटेशन जो हम बात कर रहे हैं अभी जस्ट तो ये हमें देखना है कि किस तरह से ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, उनकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स। जैसे हम वापस आए अपने इसी पेज के अंदर, यदि हम यहां पर एक बल्ब लगा दें तो क्या मिलेगा हमें, उस बल्ब में डिफ्लेक्शन मिलेगा।
अब अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि हम इस सेकेंडरी कॉइल को दूर ले जाएं तो बताओ इस बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर है कि जैसे जैसे हम इसको दूर ले जा रहे हैं बेटा, वैसे वैसे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स लिंक हो रहा है प्राइमरी वाले का, प्राइमरी के में करंट फ्लो हुआ, फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस फील्ड का इफेक्ट किस पे हुआ, इसके ऊपर हुआ, तो जिससे सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा। अब जब सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा और इसको हम दूर ले जा रहे हैं तो वो फ्लक्स लगातार डिक्रीज होगा। तो आंसर है इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन घटता चला जाएगा, ये इसका मतलब होगा। यदि हम यहां पर एक आयरन कोर को इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो उस केस में जो फ्लक्स लिंक होगा इस सेकेंडरी पे वो ज्यादा होगा, और ज्यादा होने से जो ब्राइटनेस होगी बल्ब की वो ज्यादा होगी। इस तरह से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास से। तो यहां से इन पैरामीटर्स पे ये जो है डिपेंड करेगा। एंड नाउ वी हैव ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस। अब हमने कॉइल्स कंसीडर कर लिए हैं और उन कॉइल को हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है जिसमें एक केस में दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो, और एक केस में दोनों में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे आपको यहां नजर आ रहा है। दिस इज कॉइल नंबर 1 एंड दिस इज 2। इसका L1 क्या है, फर्स्ट वन सेल्फ इंडक्शन, और L2 इसका हो गया। और अब बच्चों यहां से करंट फ्लो करेगा बेटा। अब इसमें करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है और इसमें भी करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहां से हम कहेंगे क्या कि इसमें EMF E1 और इसमें EMF E2 ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। तो नेट EMF कितनी होगी बेटा, नेट EMF होगी E1 प्लस E2। अब यदि हम इसको हमने कैपिटल E से लिखा फिलहाल, या स्मॉल e भी आप लिख सकते हो। अब बात आती है E1 की। अब जो बच्चों E1 होता है L के केस में वो होता है माइनस L डी आई बाई डी टी, और M के केस में माइनस M डी आई बाई डी टी। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, मतलब L और M दोनों। तो बच्चों इस बार हम लिखेंगे E1 इक्वल टू माइनस L1 डी आई बाई डी टी एंड माइनस M डी आई बाई डी टी, ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट। सिमिलरली E2 माइनस L2 डी आई बाई डी टी एंड माइनस M डी आई बाई डी टी। और अब इस E1 E2 को पुट कर दें हम यहां, तो हमें मिलता है क्या, E माइनस L1 डी आई बाई डी टी माइनस M डी आई बाई डी टी माइनस L2 डी आई बाई डी टी एंड माइनस M डी आई बाई डी टी। और यहां से बेटा डी आई बाई डी टी माइनस का कॉमन आ जाएगा, अंदर L1 प्लस M प्लस L2 प्लस M, तो ये बन जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। और लेफ्ट में जो E है इसको हमने L इक्वलेंट इंटू डी आई बाई डी टी से रिप्लेस किया, मतलब एक सिंगल कॉइल की तरह ट्रीट करेंगे। और सिंगल कॉइल का जो सेल्फ इंडक्शन होगा वो हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा, दैट इज वो हमने L माना। सो L इक्वलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, फिलहाल डेरिवेशन नहीं, केवल रिजल्ट आपको याद रखना है कि ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस जो होते हैं और यदि उनमें करंट सेम फ्लो कर रहा है तो उस केस में हमें L इक्वलेंट जो मिलता है दैट इज L1 प्लस L2 प्लस 2M। लेकिन यदि हम दूसरे में करंट को अपोजिट कर दें, इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसमें भी करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेकिन इसमें देखें जरा करंट यहां से आया और उसके बाद यहां से आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो करंट लेफ्ट टू राइट है लेकिन इसमें राइट टू लेफ्ट है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हमें क्या मिलेगा बच्चों, वही सेम E1 प्लस E2, E1 माइनस L1 डी आई बाई डी टी, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो अपोजिट हो गया। मतलब प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहे हैं, सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट होगा, और सेकेंडरी में करंट है तो प्राइमरी में इफेक्ट होगा। तो लेकिन इस बार इफेक्ट वो अपोजिट है, सो प्लस M डी आई बाई डी टी। सिमिलरली E2 माइनस L2 डी आई बाई डी टी प्लस M डी आई बाई डी टी। यहां M1 M2 नहीं लिखेंगे बेटा, L1 L2 तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन M1 M2 ना लिख के हमने M क्यों लिखा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो दो कॉइल की वजह से ही होता है। और उसी तरह से दोनों को हम पुट करें यहां पर, सो E इक्वल टू E1 प्लस E2। और बच्चों यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से जैसे हम इनको ऐड करते हैं बेटा, तो ऐड करने से हमें कॉमन लिया माइनस डी आई बाई डी टी, और जैसे ही कॉमन लेते हैं लेफ्ट में माइनस L इक्वलेंट डी आई बाई डी टी, और ये इससे कैंसिल आउट। तो बच्चों इस बार जो आंसर मिलता है हमें L इक्वलेंट का दैट इज L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, इसमें दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, L1 प्लस L2 प्लस 2M,
इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो ये हमें ध्यान रखना है। एंड नाउ वी हैव फ्यू केसेस अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है बेटा, और इन रिजल्ट्स पे हम क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में फर्स्ट हमारा जो है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। यहां एक वर्ड यूज किया गया है कोएक्सियल, एक के ऊपर दूसरे को अटैच कर देना, लपेट देना, उसको हमने कोएक्सियल का नाम दिया है। जो आपको डायग्राम कुछ नजर आ रहा है इस तरह से। इसमें हमारे पास है क्या बेटा, इसमें एक्चुअल में हमारे पास एक सोलेनॉइड होगा कुछ इस तरह से, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसी के ऊपर से कुछ इस तरह से हमने दूसरे को बाउंड किया हुआ है इन दिस वे, इन दिस वे। तो ये हमारा जो वर्ड है कोएक्सियल, ये रिप्रेजेंट करता है इस तरह के डायग्राम को। और लेंथ हमने दोनों की L मान ली। पहले में टर्न्स को बेटा हमने क्या मान लिया, N1 मान लिया। दूसरे में जो टर्न्स है उनको हमने क्या मान लिया, N2 मान लिया। करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ I1 फ्लो कर रहा है। अब बच्चों जब हम फर्स्ट, या इसको प्राइमरी बोल देते हम, या 1 और 2 मान लो जैसा आपको ठीक लगे, यदि हम फर्स्ट में करंट फ्लो करते हैं तो होगा क्या, उसकी वजह से दूसरे में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। और यदि दूसरे में करंट फ्लो करते हैं, जैसे मैं कह सकता हूं सपोज I2 है, लेकिन लेना फिलहाल हमें किसी एक में है, दूसरे में फ्लो करते हैं तो फर्स्ट वाले में के अंदर उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो कोई भी आप एक इसमें कंसीडर कर सकते हैं, एनीवन। So the diagram shows two long coaxial solenoids, each of length L. Let N1 and N2 be their number of turns and B1, B2 be their corresponding field strengths. यहाँ पर B1, B2 field strength है। प्राइमरी में करंट फ्लो करेंगे, B1 उसका फील्ड होगा। सेकेंडरी में करंट होगा, उसका फील्ड B2। नाउ अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फाई इक्वल टू BA, रिजल्ट हमारे पास हो गया। और कोस थीटा, थीटा यहाँ 0 है, प्लेन जो है दोनों के आपस में इस तरह से हैं, पैरेलल है। तो फाई इज इक्वल टू B इंटू A एंड फाई इक्वल टू MI। हमारे पास फ्लक्स में दो रिजल्ट हैं बेटा, एक है फाई बराबर BA और एक है फाई बराबर MI, सीधा सीधा। अब फाई किसका, फाई सेकेंडरी का, मतलब सेकेंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। कब होगा चेंज, जब प्राइमरी का फील्ड जो है वो चेंज होगा। जैसे आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। यदि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है बेटा तो हमें अट्रैक्टिव फोर्स मिला था, और करंट अपोजिट है तो रिपल्सिव फोर्स। और वहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया था F इक्वल टू IBL। हमने दूसरे का फोर्स निकाला था, पहले का करंट, सॉरी दूसरे का करंट, और जो फील्ड था वो किसका था, दूसरे का फील्ड। दूसरे के फील्ड में हमने पहले का फोर्स और पहले के फील्ड में दूसरे का फोर्स, ये हमने कैलकुलेट किया था। तो सेम कुछ इसी तरह से यहां पर है कि जो दूसरे में जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी के करंट, या ये कहें प्राइमरी के फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो फाई 2 इक्वल टू B1 इंटू A एंड फाई 2 इक्वल टू M इंटू I1। यहां B1 पहले का फील्ड, I1 पहले का करंट, डायरेक्ट दोनों कंपेयर करें हम। और जब कंपेयर करते हैं बेटा तो ये मिलता है हमें क्या, दैट इज MI1 इक्वल टू B1 इंटू A। अब आप ये सोचें B1 जो फील्ड है वो किसका है, सोलेनॉइड का है, और सोलेनॉइड का फील्ड होता कितना है बेटा, वो होता है म्यू नॉट NI, स्मॉल ni। लेकिन स्मॉल n होता क्या है, स्मॉल n होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमने पढ़ा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये पढ़ा था हमने। और जो n है इसको लिखा था हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हमारे पास फील्ड आया था, यही सेम फील्ड है, बस फर्क कितना है, हमने यहाँ B1 लिख दिया, ये N1 हो गया, ये I1 हो गया इनटू A। लेकिन ये A क्या है बेटा, दिस इज द एरिया अक्रॉस ईच टर्न। ये एक सिंगल टर्न के कॉरस्पॉन्डिंग है। हमें तो टोटल टर्न जो है सेकेंडरी में वो कितनी है उनके कॉरस्पॉन्डिंग बताना है। और सेकेंडरी बच्चों टोटल टर्न्स कितने हमारे पास देखे जरा, हमने N1 N2 मानी थी, तो प्राइमरी में N1 है, सेकेंडरी में N2 है। तो इसका मतलब हमें जो फाइंड आउट करना है M, वो टोटल सेकेंडरी में जो टर्न्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, टोटल फाइंड आउट करने के लिए मतलब फाई जो टोटल होगा वो बराबर किसके होगा, जो एक का जो फ्लक्स है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया,
टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल फ्लक्स जो है वो कितना होगा, सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो एक का, और उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके हमने कंपेयर कर दिया। तो यहां से I1 से I1 बच्चों कैंसिल आउट, तो फाइनली मिलता है बेटा हमें m इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 A अपॉन में L। तो यहां से बच्चों हमारा जो रिजल्ट आ गया वो आ गया m इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 A अपॉन में L। तो ये हमारा कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, म्यू नोट N1 N2 A अपॉन में L। ये तो किसका है, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का है। लेकिन बच्चों आपको कोएक्सियल की जगह कुछ और कंडीशंस दे दे, जैसे आपसे कहा जाए क्या कि व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंडक्टिंग कंसेंट्रिक कॉइल्स, देन इस तरह से। तो इस बार हमारे पास सेकंड केस है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जिसमें वी हैव टू कॉइल्स से C1 एंड C2 हैविंग रेडियस R1 एंड R2, और हमने माना कि जो अंदर वाला जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटा कितना, I1। टर्न्स दोनों में एक एक है, तो N1 N2 की वैल्यू 1 1 हो गई। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, देखें जरा ध्यान से, सेम वही कॉन्सेप्ट, फाई बराबर BA, फाई बराबर MI। पहले तो हमने ये लिखा फाई इक्वल टू BA एंड फाई इक्वल टू MI। अब बेटा B क्या है, B है इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड हमने सोलेनोइड का लिया था, इस बार मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, सर्कुलर कॉइल का लेंगे, और वो होता कितना है बच्चों, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटू DL का इंटीग्रेशन 2 पाई R, जो हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन में फाइंड आउट किया था। और A2 किसका एरिया, दूसरे का एरिया हो गया। और फाई 2 बराबर MI1, अगेन दोनों को हम कंपेयर कर लें तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर 2 पाई R, लेकिन I1 है ये करंट, रेडियस R1 है और 2 पाई R1, और एरिया दूसरे का पाई R2 का स्क्वायर एंड MI1। I1 से I1 कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ से जो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा टू कंडक्टिंग कंसेंट्रिक कॉइल्स का, वो आ जाएगा ये m इक्वल टू म्यू नोट पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1। ये हमारा कंसेंट्रिक कॉइल्स का हो गया। अच्छा, इसी कैटेगरी में यदि हमें थर्ड केस देता तो क्या, एक कॉइल यहां रखा हुआ है, दूसरा कॉइल उसकी एक्सिस पे रखा हुआ है, दूसरा कॉइल इसकी एक्सिस पे रखा हुआ है, इसका रेडियस R1 मान लिया, इसका R2 मान लिया, और दोनों का जो डिस्टेंस है एक्सिस का वो कितना मान लिया हमने, x मान लिया। अब वही सेम दोबारा से बेटा, फाई 2 बराबर B1 इंटू A2 एंड फाई 2 बराबर M इंटू I1, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा सभी के अंदर। बस फर्क इतना है कि यदि सोलेनोइड वाला होता, कोएक्सियल वाला होता, तो फील्ड हम सोलेनोइड का लेते, कंसेंट्रिक कॉइल है तो सेंटर वाला फील्ड लेंगे। अब ये इसकी एक्सिस के ऊपर आ गया बच्चों। अब आप खुद सोचे कि जो B1 है ये क्या होगा, ये B1 होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाला होगा, और आपको ध्यान होगा शायद जो एक्सिस पे हमने फील्ड कैलकुलेट किया था वो कुछ इस तरह से आता था, ये आता था, राइट हैंड थंब रूल को हमने यूज करके सोल्व किया था, और वो फील्ड इतना आया था, कितना आया था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये एक्सिस का फील्ड है। तो बच्चों यहाँ पर जो B1 है बेटा वो यही लेना है, हमें एक्सिस वाला लेना है, और एक्सिस का फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI A स्क्वायर। अब वहाँ हमने n लिया था लेकिन टर्न्स यहाँ 1 है, छोड़ दिया हमने, वहाँ A हमने रेडियस माना था, यहाँ हमने R1 मान लिया, अपॉन A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ A की जगह R1 मान लिया, और x है ही R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसी रिजल्ट में बेटा B1 की ये वैल्यू रख देंगे, और A2 इसका एरिया हो ही गया, और MI1 दोनों कंपेयर करें हम, तो उसी तरह से I1 से I1 कैंसिल आउट। तो इस बार जो M आएगा बच्चों, म्यू नोट R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और इस सारे की पावर 3/2। तो कोएक्सियल हो सकते हैं, कंसेंट्रिक हो सकते हैं, एक्सिस पे हो सकते हैं। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक तो हमें डायग्राम दिया कुछ ऐसे, इन दिस वे, ए डायग्राम बोल देते हैं इसको हम, एक डायग्राम दिया हमें कुछ ऐसे, बी डायग्राम ले लेते हैं हम, ये आपको डायग्राम दे दिया इस तरह से, और आपसे कहा जाए क्या कि ये बताएं दोनों केसेस में से किस केस के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट ज़्यादा होगा।
भाई इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसमें फ्लो कर रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्शन दोनों में होगा, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन बच्चों यहाँ पर दोनों के प्लेन क्या है, पैरेलल, मतलब एक कॉइल ऐसे है, दूसरा ऐसे रखा हुआ है, और जब करंट फ्लो करेगा तो फील्ड इधर जाएगा, मतलब फील्ड लाइनें कुछ ऐसे चलेंगी, इस तरह से, इन दिस वे, इस तरह चलेगी फील्ड लाइनें। इसमें भी यही से होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कम है, और यहां जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो ज्यादा है। तो जो हम बात कर रहे थे इनके ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे, इस केस में इफेक्ट ज्यादा होगा, इस केस में इफेक्ट कम होगा। इसी में यदि आपसे कहा जाए एक हमारा सेटअप है ये इस तरह से, ये दो कॉइल दे दी, डायग्राम ए, इसी में एक डायग्राम दिया हमें ये बी, दिस इज डायग्राम बी, इसी में डायग्राम दे दिया आपको ये इस तरह से, ये दे दिया, और इसी में सी, और इसी में डायग्राम हम एक और ले लेते हैं जरा, इस तरह से। तो देखो आप, यहां भी दो कॉइल, यहां भी दो कॉइल, यहां भी दो कॉइल, यहां भी दो कॉइल, बस यहां दो कॉइल कुछ डिस्टेंस पे हैं, प्लेन पैरेलल है, यहां दो कॉइल है कुछ डिस्टेंस पे हैं, प्लेन परपेंडिकुलर है, यहां कोएक्सियल है, यहां भी कोएक्सियल है, लेकिन यहां पर हमने एक आयरन रॉड को भी इंसर्ट कर दिया। तो आपसे कहा जाए किस केस में हमें जो रिजल्ट मिलता है म्यूचुअल इंडक्शन का, जिसको हम एक और नाम देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है फिलहाल, लेकिन चलो खैर अभी तो हम बात करते हैं। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है हमारा वो यहाँ होगा, मैक्सिमम इफेक्ट, उससे कम यहाँ होगा, उससे कम यहाँ होगा, सबसे कम यहाँ होगा। तो यदि आपसे कहा जाए कि हमने दोनों क्लोज सर्किट है फिलहाल, एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया और एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया, क्लोज सर्किट है, और इन केसेस में बल्ब की ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी, तो आंसर इसकी ज़्यादा होगी, कारण ये दोनों के प्लेन पैरेलल हैं, तो फ्लक्स जो लिंक करेगा वो ज़्यादा होगा, इसमें फ्लक्स जो लिंक करेगा वो कम होगा। लेकिन मैक्सिमम हम इस केस के अंदर बोलेंगे जिसमें आयरन रॉड को इंसर्ट किया गया। तो कंसंट्रिक हो गए, कोएक्सियल हो गए हैं, एक्सिस पे हो गए हैं। एक हम इसमें केस और ले लेते हैं बेटा, इसमें ये थोड़ा केस हमारा अलग है, इसमें हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले देखिए जरा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एज शोन इन डायग्राम। हमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखा है बेटा, और इसके साइड में एक स्क्वायर लूप जो है इसको पुट किया हुआ है, जिसके साइड हमें ए दे रखी है, और आपसे कह रहा है हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एज शोन इन डायग्राम। बच्चों इसमें स्ट्रेट वायर है बेटा, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो साइड में जो लूप रखा है, हमें पता है कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो सराउंडिंग में क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यदि मैं कहता हूं कि इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोलेंगे सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। और उन मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जब इस लूप पे होगा, तो इस लूप पे जो फ्लक्स लिंक होगा वो चेंज होगा। और यदि फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो चेंज होगा, तो सीधी सी बात है हमें क्या मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट जो है वो मिलता है। ये इसका मीनिंग हो गया। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस वायर का फील्ड जो होगा लूप पे वो कैसा होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो आंसर है राइट हैंड थंब रूल से चेक करें हम तो इनवर्ड मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर जो फील्ड है वो क्रॉस हो गया, इनवर्ड फील्ड हो गया फर्स्ट। कितना होगा, तो स्ट्रेट वायर का जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए। ए हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, मतलब जो ए होता है बेटा वो ये था, इस तरह से था। ये स्ट्रेट वायर है, करंट फ्लो कर रहा है, और इस साइड में जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे ये फील्ड होता है हमारा जो मैंने लिखा है। लेकिन ये एक स्क्वायर लूप दे रखा है बच्चों, मैं कहूं यहां पर फील्ड, यहां पर फील्ड, यहां पर फील्ड, यहां पर फील्ड, तो जितना हम इस वायर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे फील्ड घटता जा रहा है। इसका मतलब इस पूरे लूप पे फील्ड सेम नहीं होगा, इस पॉइंट पे सेम होगा, मतलब इस जगह सेम होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल आ गई कि यहाँ तो फील्ड तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, तो फील्ड का फॉर्मूला तो यही है, लेकिन हम फिलहाल सोल्व करते हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हम जो स्क्वायर लूप दे रखा है उसमें एक स्मॉल
विड्थ या ये कहें स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। सबसे पहले वी कंसिडर ए स्मॉल स्ट्रिप जिसको हमने dx विड्थ का नाम दिया है, और इस स्मॉल स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है इस वायर से वो हमने x मान लिया। अब सब कुछ भूल जाएं, ये बताएं कि इस जगह पर यहां पर जो फील्ड होगा स्ट्रेट वायर का वो कितना होगा, इसी फॉर्मूले से, सेम इसी फॉर्मूले से। तो आंसर है ए की जगह क्या लगा दें, x लगा देंगे हम। बोलो, ए की जगह x लिख देंगे हम। तो अब इस स्ट्रिप के ऊपर जो फील्ड होगा स्ट्रेट वायर का वो कितना होगा, तो आंसर है μ0/4π2i/x, और इस 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा μ0i/2πx। दिस b इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द दिस इज द फील्ड अक्रॉस ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx। अब मैं आपसे कहूं जो आपने स्मॉल स्ट्रिप माननी है इसका एरिया बताओ क्या होगा। तो बच्चों ये जो विड्थ है, ये जो स्ट्रिप है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में नजर आ रही है, और रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है बेटा, ये साइड इंटू ये साइड। अब ये साइड है कितनी, a, ये साइड कितनी है dx, तो टोटल इज adx, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा adx। अब इस पे जो फ्लक्स लिंक होगा वो थोड़ा सा होगा क्योंकि एरिया स्मॉल है, तो उस थोड़े से फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे, d फाई, और फाई बराबर किसके होता है, b इंटू ए होता है बेटा, तो d फाई बराबर किसके आ जाएगा, b इंटू डी ए। b हमने सोल्व कर लिया, डी ए इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया जो कि adx हो जाएगा, तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इस स्मॉल विड्थ के ऊपर या स्मॉल स्ट्रिप के ऊपर। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा इस पूरे के ऊपर, अब हमें पूरे फ्लक्स कैलकुलेट करना है स्क्वायर लूप पे, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें जो फ्लक्स लेना है वो यहां से यहां तक का लेना है। ये हिस्सा कितने डिस्टेंस पे है, b डिस्टेंस पे, ये हमने b मान लिया ये पोर्शन, और ये लेंथ a है बेटा, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा a+b। तो अब जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम वो इस हिस्से से, मतलब यहां से लेकर यहां तक का, b से लेकर a+b तक का। तो जो इंटीग्रेट करेंगे इसमें लिमिट्स लगाएंगे b से a+b, और इसको इंटीग्रेट कर दें। सो μ0i/2π को ले लिया बाहर, अंदर dx/x, और b से a+b इंटीग्रेट कर दें बच्चों इसको हम, तो हमें यहां से मिलता है बेटा फाई इक्वल टू μ0ia/2π, और बच्चों dx/x का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो log x होता है, तो दिस इज द log x, और लिमिट b से a+b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें हम, तो ये मिलेगा log a+b माइनस log b। और बच्चों ये प्रॉपर्टी बन गई log a माइनस log b, जो होता है वो होता है log a/b। मीन्स log की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log a माइनस में log b, ये बेस e कहलाता है। फिलहाल इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं बच्चों हम, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं log a/b। एक प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b, इसको लिखते हैं हम क्या, log ab। और एक प्रॉपर्टी होती है log a⁻n, ये आ जाता है n log a। ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। घटा वाली बटा में हो जाती है, एडिशन वाली मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, और a⁻n log a⁻n n आगे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बन रही है हमारी, कौन सी बन रही है बेटा, यहाँ पर प्रॉपर्टी बन रही है log a माइनस log b, तो ये बन जाएगा log a/b, तो ये बन जाएगा log a+b/b। और इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है log a/b+1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। और अब फाई बराबर ba हमने सोल्व कर लिया, क्योंकि ये b और a का कॉम्बिनेशन हमारे पास हो गया दिस वन, और फाई बराबर mi। अब दोनों को कंपेयर कर लें हम, तो जैसे कंपेयर करते हैं तो i से i कट जाएगा। तो बच्चों इस केस में हम कितना आ गया, μ0a/2π इंटू log e, और साइड में a/b+1। तो ये हमारा कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड a। थैंक यू।